साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हम कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करवाते हैं हाई एनर्जीज तक। ठीक, हाई वेलोसिटीज उन्हें अचीव करवाते हैं। ठीक, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटीज, हाई एनर्जीज तक एक्सीलरेट कराते हैं। एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में आपके न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स या कुछ पॉजिटिव आयंस, ये सब आ जाएंगे। ठीक, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है कि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि अगर एक बारी एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट नेगेटिव है तो हाफ साइकिल होने के बाद फर्स्ट प्लेट नेगेटिव हो जाएगी एंड सेकंड प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। फुल साइकिल आपको पता है ना, एसी साइकिल होती है इस तरीके से। सो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हाफ साइकिल तक अगर फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव है तो सेकंड प्लेट नेगेटिव है, लेटर हाफ साइकिल में अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑसिलेट कर लिया, आपस में बदल गए। ठीक, सो क्या प्रिंसिपल है कि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बार बार क्रॉस करवाते हैं। ठीक, किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। यहाँ पर अब दोनों आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक, साइक्लोट्रॉन का क्या प्रिंसिपल है? अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल is made to cross the oscillating electric field time and again। बार बार उस oscillating electric field को क्रॉस करेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल with the use of strong magnetic field। एंड जैसे ही आप इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार क्रॉस करवाओगे, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी एक्वायर करेगा, हाई एनर्जी एक्वायर करेगा। ठीक, ये प्रिंसिपल है इसका। अब बात आती है कि क्यों हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी एक्वायर करवानी है? वजह क्या है, क्या रीजन है कि हमें साइक्लोट्रॉन यूज करना पड़ता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी दिलवाने के लिए? तो रीजन ये है कि साइक्लोट्रॉन के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मेडिकल पर्पसेस में भी साइक्लोट्रॉन यूज होता है। वहां पर कुछ क्रोनिक डिसीजेस होती हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हमें हाई एनर्जी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो वो हाई एनर्जी दिलवाने के लिए हम उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हाई वेलोसिटी, हाई एनर्जी दिलवाते हैं। इवन कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प लेते हैं। साइक्लोट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को सफिशिएंटली हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट करा देता है, जिससे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने में मदद मिलती है। ठीक, कुछ आप कह सकते हो कि कुछ एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं जिनमें साइक्लोट्रॉन की हेल्प ली जाती है। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अच्छे से एक्सीलरेट कराया टू सफिशिएंटली हाई एनर्जी, एंड
जो भी आपको एटॉमिक लेवल पे रिएक्शंस करवाने हैं वो सारे अंडरगो किए जाते हैं ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले हम 2 hollow evacuated chambers लेते हैं, right? We take 2 hollow evacuated chambers which are made of a metal. ठीक, वो ये chambers हैं, and these chambers they are in the shape of a D-shaped chambers होते हैं. So this is D1 and D2. ये D बन गया ना, ठीक. So there are 2 D-shaped hollow evacuated metal chambers, D1 and D2. इन चेम्बर्स को बोला जाता है डीज, नाम ही डीज है उसका, ठीक. इन दोनों डीज को हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, ठीक. एंड हॉरिजॉन्टली मीन्स इस तरीके से ये दोनों डीज रखे हुए हैं, ठीक. ऐसा नहीं है, इस तरीके से दोनों डीज रखे गए हैं. एंड इन दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया जाता है. तो यहां पर ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ठीक. इन दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया गया है. हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करना क्यों जरूरी है? यही वो ऑसिलेटर है जो प्लस माइनस को चेंज करेगा, ठीक. ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेटली 10⁴ volts एंड 10�7 hertz इतनी वोल्टेज और इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, ठीक. देन ये करने के बाद यहां इस एक डी के अंदर एक छोटी सी विंडो होती है इधर. ये एक छोटी सी विंडो है इधर, लेट्स से W. इस विंडो से क्या किया जाएगा, जो आपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया है उस विंडो के लिए उस पार्टिकल के लिए ये विंडो एक आउटलेट का काम करेगी, कि जो एक हाई एनर्जी पार्टिकल बन गया है उसको हमें अब इस डी से बाहर निकालना है, तो वो इस विंडो से बाहर निकलेगा, ठीक. और यहां पर 2 प्लेट्स लगाई जाती हैं, लेट्स से E एंड F. ये दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक. देन इन दोनों डीज को एक इवैक्यूएटेड स्टील बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक. वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. और उस पूरे के पूरे स्टील बॉक्स को उठाकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट होगी? 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करके. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां रखा जाएगा एंड साउथ दूसरे का यहां रखा जाएगा. क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन है. मैं फिर से एक बार समझा देती हूं. 2 डी शेप्ड हॉलो इवैक्यूएटेड चेम्बर्स हमने लिए जो मेटल के बने हुए हैं, D1 एंड D2. ये दोनों कहलाएंगे डीज. इन दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया जाता है एंड डीज में एक एंड पर 2 प्लेट्स लगाई गई हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी. एंड यहाँ पर एक छोटा सा विंडो, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से हम हाईली एक्सिलरेटेड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालेंगे और जो भी हमारा रिक्वायर्ड टारगेट है
वहां पर इंसिडेंट कराएंगे। ठीक, इन दोनों डीज को प्रॉपरली इंसुलेट करके स्टील बॉक्स के अंदर रखा जाता है और वो पूरा का पूरा स्टील बॉक्स उठाकर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां रखा, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल यहां रखा। ठीक, एंड जो हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चाहिए, उसका जो सोर्स है कि मुझे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलेगा कहां से, उसका जो सोर्स है उसको यहां दोनों डीज के बीच में जो ये गैप है, इसके बीच में हम उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के सोर्स को प्लेस कर देंगे। नाउ अब ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स यहां रखे गए हैं, ठीक, अब ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएंगे। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ, करेक्ट। तो यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड B जनरेट होएगी, करेक्ट। नॉर्थ टू साउथ ही एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सिचुएशन कैसी है कि आपके डीज इस तरीके से रखे हुए हैं हॉरिजॉन्टली और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर लग रही है। ठीक, समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब वर्किंग समझो क्या है। सपोज करिए P पॉइंट पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जनरेट हुआ, ठीक। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लेट्स से इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से D1 जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल पर आ गया एंड D2 जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ गया, ये नेगेटिव पर है, ठीक। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो राइट, सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अब ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होएगा, यस और नो? भाई आपने बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, सपोज करो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से D1 नेगेटिव पोटेंशियल पर है और D2 पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो D1 इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। सो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां सेंटर से एक्सीलरेट करके जाएगा D1 के अंदर, करेक्ट। अभी सीधा पाथ लेकर वो D1 के अंदर एंटर कर चुका है। अब D1 के अंदर कुछ भी नहीं है, हॉलो है, वो हमने हॉलो चेम्बर्स रखे हुए हैं, राइट। यानी कि इनसाइड D1 देयर इज नो फील्ड, देयर इज अ फील्ड फ्री स्पेस। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर एंटर करेगा, कोई भी फील्ड ना होने की वजह से ये पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा D के अंदर, करेक्ट। भाई अगर तो कोई ना कोई फील्ड लग रही होती तो वो इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करा देता, पर कोई फील्ड है ही नहीं D1 के अंदर, हॉलो है वो। सो जो ये पार्टिकल यहां से एंटर करा अंदर, अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इसको फील्ड फ्री स्पेस मिल गया, तो ये पार्टिकल लेट्स से एक
कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस d1 के अंदर मूव करेगा, ठीक। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो लग रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर लग रही है वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के, तो एक मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगेगी जो इस पार्टिकल को सर्कल में घुमा देगी। हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पार्टिकल क्या करता है, सर्कल में घूमता है, राइट। तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल एंटर करा d1 के अंदर, एंटर करते ही फील्ड फ्री स्पेस होने की वजह से इस चार्ज पार्टिकल ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर ली। कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है जो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा देगी। यानी कि ये जो यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर किया, अब ये एक सर्कल में घूमेगा। ये घूम गया एक सर्कल में, सर्कुलर पाथ ले लिया उसने, तो एक सेमी सर्कल बना दिया। यस, एंड हमने देखा था दैट BQV जो आपकी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। लास्ट क्लास में यही पढ़ा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यस, उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ लेगा एंड द मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से अगर हम रेडियस निकालें r, तो वो कितना आ जाएगा, mv, ये एक v कैंसिल हुआ, सो वी गेट mv अपॉन bq। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल d1 के अंदर एंटर कर रहा है वो एक सेमी सर्कल बना रहा है, तो उस सेमी सर्कल का रेडियस ये हो गया mv बाय bq। और यहां देखो r इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, यानी कि जितनी हाई वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा उतना ही बड़ा रेडियस वो कवर करेगा, करेक्ट। तो अब ये रेडियस आ गया, तो जब ये चार्ज पार्टिकल एक सेमी सर्कुलर पाथ ले रहा है, तो कितने टाइम में ये अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, वो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट। तो कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये पार्टिकल, सेमी सर्कल है, पाई आर, एग्जैक्टली भाई। यहां से एंटर किया स्ट्रेट और फिर आधे सर्कल में घूम गया, सेमी सर्कल ही उसने अभी बनाया है। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज पाई आर बाय v, करेक्ट। r की जगह हम ये डाल सकते हैं mv अपॉन bq। सो v से v कट गया, सो यहां से टाइम आ गया मेरे पास पाई m अपॉन bq, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपॉन bq बाय m, करेक्ट। तो अब देखो ध्यान से, पाई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो भी कांस्टेंट है, एंड एक ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आप यहाँ यूज कर रहे हो। मान लो मैं अल्फा पार्टिकल यूज कर रही हूं, तो Q बाय M स्पेसिफिक रेशो ये भी कांस्टेंट है। हेंस ये जो टाइम आया, टाइम टेकन बाय दिस पॉजिटिव particle to describe a circular path,
this is independent of the speed and the radius of the circular path. Yes or no? t डिपेंड कर ही नहीं रहा, ना स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है. ये कंक्लूजन ठीक है यहां तक? एक बार मैं रिपीट कर देती हूं. चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल p पॉइंट पर रखा है, वहां पे जनरेट हुआ है. जैसे ही फर्स्ट हाफ साइकिल आई, ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने लेट्स से D1 को नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दिया, D2 को पॉजिटिव पोटेंशियल पे कर दिया. तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल D1 की तरफ एक्सीलरेट होएगा, ठीक, एंड यहां से एकदम सीधा पाथ लेकर D1 की अंदर एंटर करेगा. जैसे ही D1 में एंटर हुआ, D1 अब खाली है, बिल्कुल हॉलो इवैक्यूएटेड चेंबर है, कोई फील्ड नहीं है अंदर. सो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक फील्ड फ्री स्पेस मिला. जैसे ही फील्ड फ्री स्पेस मिला तो चार्ज पार्टिकल ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेट्स से v से मूव करना स्टार्ट कर दिया. बट जैसे ही वो D1 के अंदर एंटर करा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, नॉर्थ टू साउथ पोल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उस पर लग रही है. तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देगी. तो ये चार्ज पार्टिकल एक सेमी सर्कल लेकर टर्न हो जाएगा वापस, ठीक. एंड जो ये सेमी सर्कल बना, इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा वो निकालने के लिए हमने यूज किया कि दैट मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. हमने इक्वेट करा और रेडियस निकाल लिया. क्लियर? रेडियस निकालकर हमने देखा दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो जितनी हाई वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर करेगा, रेडियस उतना बढ़ता जाएगा. टाइम हमने निकाला कि कितना टाइम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेगा ये सेमी सर्कल पाथ को कंप्लीट करने में. तो वो निकला पाई आर बाई वी. आर की वैल्यू डाली एंड टाइम का एक्सप्रेशन हमने निकाला पाई अपॉन बी इंटू क्यू बाई एम. पाई, बी, क्यू बाई एम सब कांस्टेंट है, जिससे हमने कंक्लूड करा कि टाइम टेकन बाय द पॉजिटिव आयन टू कंप्लीट द सेमी सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द पाथ. क्लियर? जितना टाइम ये पॉजिटिव आयन ले रहा है एक सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में, T is पाई अपॉन B इंटू क्यू बाई एम. जितना टाइम ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले रहा है सेमी सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक, इस इक्विपमेंट की सेटिंग इस तरीके से की जाती है कि जितने टाइम में ये पॉजिटिव पार्टिकल सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा. समझ आया? साइक्लोट्रॉन को इस तरीके से सेट किया जाता है कि जितने टाइम में ये पॉजिटिव पार्टिकल अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हाफ साइकिल कंप्लीट होगी. ठीक. अब जैसे ही इस पार्टिकल ने अपना सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हाफ साइकिल हो गई कंप्लीट. अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? नेक्स्ट हाफ साइकिल में अब ये D2 बन जाएगा नेगेटिव एंड D1 बन जाएगा पॉजिटिव. अब उल्टा हो गया नेक्स्ट हाफ साइकिल में.
सो उल्टा होते ही अब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल वापस डीज के बीच में गैप में आ चुका है, राइट? अब उसको D2 दिख रहा है नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो ये D2 इस पॉजिटिव पार्टिकल को अपनी तरफ एक्सीलरेट कराएगा। तो ये नेगेटिव पार्टिकल फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और बड़े रेडियस के साथ अंदर एंटर करेगा। क्यों रेडियस बड़ा हो गया? क्योंकि रेडियस आपका वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। यस, तो जब इस ऑलरेडी उसके पास एक वेलोसिटी कांस्टेंट है, D2 फर्दर उसको एक्सीलरेट कर रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ गया। तो अब ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा हाई वेलोसिटी से। अब फिर से उसको मैग्नेटिक फील्ड मिली, तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेमी सर्कल अब ये पार्टिकल और बड़ा सेमी सर्कल एग्जिबिट करेगा। मैं इसी से ही बना रही हूं, फिर सीधा, फिर सेमी सर्कल, एंड फिर ये सेमी सर्कल लेकर वापस गैप में आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलेगा। फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने अपनी हाफ साइकिल दूसरी करी, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये फिर D1 में एंटर करेगा एंड ये इस तरीके से सर्कल में घूमता जाएगा। इट विल कीप ऑन मूविंग इन अ सर्कल, कॉन्टिन्यूअसली ये घूमता जाएगा सर्कल के अंदर। एंड तब तक ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल घूमेगा जब तक ये एक सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी, सफिशिएंटली हाई एनर्जी एक्वायर नहीं कर लेता। जैसे ही इस पार्टिकल ने एक हाई वेलोसिटी, हाई एनर्जी एक्वायर कर ली, वो करते ही इस पार्टिकल को यहां इस दोनों जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच में से पास कराया जाएगा एंड इस विंडो से बाहर निकालकर एक टारगेट पर इंसिडेंट करा दिया जाएगा। समझ आया? तो बार बार क्या हो रहा है? बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल घूम रहा है दोनों डीज के बीच में। जब D1 नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, D2 पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होकर स्ट्रेट पाथ में D1 में एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक याद रखना, डीज के बीच में जो गैप है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सीलरेट कराएगी। जैसे ही पार्टिकल एक्सीलरेट होकर D1 के अंदर एंटर कर गया, अब मैग्नेटिक फील्ड का रोल आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लगेगी जो उसको वापस सेमी सर्कल में घुमाएगी। सेमी सर्कल में घूमने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वापस दोनों डीज के बीच में जो गैप है उसके अंदर आ गया। वहां आते ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने फिर से अपनी साइकिल स्विच कर ली। अब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव साइड बन गई, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड बन गई। तो गैप्स के बीच में आते ही फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट कराएगी उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। अब ऑलरेडी उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, अब उसे और ज़्यादा एक्सीलरेशन मिल रही है, तो वो और हाई वेलोसिटी से D2 के अंदर एंटर करेगा स्ट्रेट पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जैसे ही D2 के अंदर एंटर हुआ, फिर से उसको फील्ड फ्री स्पेस मिला, खाली एरिया मिला। ठीक, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी करेगा अपनी, लेकिन फिर उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से उसको सेमी सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। वो घुमाते ही फिर वापस वो दोनों डीज के बीच में जो गैप है
वहां पर पॉजिटिव पार्टिकल आ गया। फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, हाफ साइकिल फिर चेंज हुई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, फिर से पार्टिकल एक्सिलरेट होके D1 में गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगी, सेमी सर्कल में घूमा, फिर बाहर आया, फिर एक्सिलरेट हुआ, फिर D2 में एंटर किया। तो ये चलता जाएगा। डीज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करा रही है, डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सिलरेट करा रही है। एंड सिंस हर बार ये चार्ज पार्टिकल एक हाई वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, इसीलिए बार बार जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। एंड बढ़ते बढ़ते रेडियस इतना बड़ा हो जाएगा कि अब उस पार्टिकल ने सफिशेंटली हाई वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, जितनी हाई वेलोसिटी उसे चाहिए उसने एक्वायर कर ली है। जैसे ही हाई एनर्जी हाई वेलोसिटी उसको मिल गई, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर दो प्लेट्स E एंड F के बीच में से उस पार्टिकल को ले जाएंगे ताकि वापस वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ विंडो से बाहर आए और जो भी हमारा रिक्वायर्ड टारगेट है उस पर हम उसको इंसिडेंट करा दे। नाउ हम कह रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन ने इस पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी दे दी। अब मैक्सिमम कितनी एनर्जी इस पॉजिटिव पार्टिकल के पास हो सकती है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सो लेट्स से V0 and R0, these are the maximum velocity and maximum radius of the circular path. ठीक, this is the maximum velocity and maximum radius of the circular path. ठीक, now मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स BQV0, क्योंकि अब हम मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो V0 रखेंगे। दिस इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mV0 स्क्वायर बाय R0, करेक्ट। तो यहां से अगर V0 की वैल्यू निकालें, एक V0 कैंसिल हो गया, सो V0 मेरे पास कितना आ गया, BQ R0 बाय M, करेक्ट। सो अब सिंस ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है हाई एनर्जी से, इसका मतलब इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है। सो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर, सो वही लगाएंगे, हाफ mV0 स्क्वायर। और V0 की वैल्यू अभी आपने निकाली है BQR0 बाय M, सो यहां डालते हैं हाफ BQR0 बाय M का स्क्वायर, करेक्ट। इसको ओपन करते हैं, सो वी गेट काइनेटिक एनर्जी एज हाफ M, और डिनोमिनेटर में आएगा M स्क्वायर, सो एक M कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट हाफ B स्क्वायर Q स्क्वायर R0 स्क्वायर बाय M, यानी कि इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास होगी जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कॉन्टिन्यूअसली एक्सिलरेट करवा रहे हैं साइक्लोट्रॉन की हेल्प से। नाउ हम कह रहे हैं कि स्मॉल t टाइम जो हमने लिया था, राइट, पाई अपॉन b इंटू क्यू बाय एम, वो है आपका एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने का टाइम। यस,
तो अगर टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड टी निकाले, तो टाइम पीरियड होता है पूरा सर्कल कंप्लीट करने का टाइम, करेक्ट? सो दैट मीन्स टाइम पीरियड टी विल बी ट्वाइस स्मॉल टी. स्मॉल टी क्या था? वो टाइम जो सेमी सर्कल कंप्लीट करने में ले रहा था. सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल सर्कुलर पाथ. सो टाइम पीरियड इज ट्वाइस the time taken to complete half circle, right? So this becomes T is equal to 2 pi m upon B into Q. So इतना टाइम पीरियड होगा उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो एक पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में लेगा. एंड हेंस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू बनेगी 1 by T which is BQ upon 2 pi M. ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है? सो फ्रीक्वेंसी इज BQ upon 2 pi M. इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी तो बोलते ही हैं, इसके साथ साथ इस फ्रीक्वेंसी को मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है? देन अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, angular frequency is omega which is 2 pi nu. Yes? So cyclotron angular frequency, this is omega which is 2 pi nu. So we get 2 pi into BQ upon 2 pi M. 2 pi से 2 pi कैंसिल हो गया. So we get omega as BQ by M. सब कुछ देखो कांस्टेंट है यहाँ पर. B भी कांस्टेंट है, Q भी फिक्स है, M भी फिक्स है. That means जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एक फिक्स कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से सर्कल में घूमेगा. एक कांस्टेंट टाइम पीरियड उसका रहेगा, ठीक है? तो अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके लिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज है Q by M वो सेम रहेगा. समझ आया? सो दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर द साइक्लोट्रॉन, राइट? वी कैलकुलेटेड द maximum velocity which it can acquire. We calculated the maximum kinetic energy that the positively charged particle can have. We also calculated the cyclotron frequency or the magnetic resonance frequency and the time period, and we also calculated the cyclotron angular frequency. And time period, frequency, angular frequency सब के सब constant हैं. So let's discuss what are the limitations of cyclotron. Now सबसे पहला limitation क्या है? जब आप एक पॉजिटिव आयन को साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सीलरेट कराते हो, ठीक, तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्पीड एक्वायर करना शुरू कर देता है. क्लियर? अब अगर मान लो कभी ये स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट बन जाए तो क्या होगा? हो सकता है ना, आप इतनी हाई एनर्जी तक उसको एक्सीलरेट करा रहे हो तो शायद कभी ऐसा हो कि स्पीड ऑफ दिस पॉजिटिव आयन
इट बिकम्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपने ये रिलेशन कहीं देखा है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर? नहीं देखा, कोई बात नहीं, इसको समझ लो ये क्या है। ये मास निकालने का एक रिलेशन है स्पीड की टर्म्स में, ठीक है। एम नॉट जो है, एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास मीन्स व्हेन द पार्टिकल इज नॉट मूविंग, ठीक। एंड एम इज द मास ऑफ द पॉजिटिव आयन while मूविंग। जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो उसका मास है एम नॉट, और जब पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, तो उसका मास है m। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना कि मास चेंज होता है जब एक पार्टिकल मूव करता है, ठीक। तो अगर मान लो स्पीड कंपेरेबल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। अब इस कंडीशन में अगर हम टाइम निकालें, टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला था पाई m अपॉन बी क्यू, राइट। m अगर मैं यहाँ पे डालूं तो मेरे पास आएगा पाई अपॉन बी क्यू इंटू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इतना टाइम आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर v इंक्रीज होने लगे, आप इस पॉजिटिव आयन को इतना ज्यादा हाई वेलोसिटी से एक्सीलरेट करा रहे हो, ठीक, कि v बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए, तो t क्या होगा, t भी बढ़ना स्टार्ट कर देगा, यस और नो? भाई अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो टाइम भी तो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। डिनोमिनेटर में है वेलोसिटी और माइनस में है, करेक्ट। सो अगर आप v को बढ़ाते जा रहे हो तो t बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। t बढ़ने का मतलब क्या है कि अब ये पॉजिटिव पार्टिकल जो है ये ज्यादा टाइम लेना शुरू कर देगा सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में, धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो जो हमने साइक्लोट्रॉन को सेट किया है कि जितना टाइम ये पॉजिटिव पार्टिकल एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने में ले रहा है, उतना ही एग्जैक्ट टाइम है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का हाफ साइकिल कंप्लीट करने में, यस। तो क्या होगा, टाइम अब वो मिसमैनेज हो रहा है, अब हाफ साइकिल बदल जाएगी लेकिन पार्टिकल अभी तक पहुंचा ही नहीं है गैप के अंदर, तो एक एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो टाइम हाफ साइकिल का है उतने ही टाइम में उस पॉजिटिव पार्टिकल को एक डी से बाहर निकलकर दूसरे टी में एंटर करना शुरू कर देना है, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है टाइम बढ़ता जाता है, एंड हेंस जो ये कंपैटिबिलिटी है कि जितने टाइम में साइक्लोट्रॉन अपनी हाफ साइकिल पूरी कर रहा है, अब उतने ही टाइम में ये पॉजिटिव पार्टिकल एक डी में अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो जब सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर ही नहीं पाएगा तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक इसमें ड्रॉबैक है कि कभी कभी हम ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसको एक लिमिट से ज्यादा स्पीड नहीं दे सकते। समझ आया मानस? ये आपका क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कितनी हाई एनर्जी है, मैक्सिमम कौन सी है, तो यहां से पता चलेगा।
कि आपको एक पॉजिटिव आयन को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही हाई वेलोसिटी तक एक्सीलरेट करना है जितनी हाई वेलोसिटी तक उसका टाइम सेमी सर्कल कंप्लीट करने का मैच करता रहे हाफ साइकिल के टाइम तक। अगर टाइम आपस में मैच करना बंद कर देंगे तो साइक्लोट्रॉन की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी। तो ये पहला ड्रॉबैक है, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल with the speed that is acquired by the positive particle। दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि साइक्लोट्रॉन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए ही यूज होता है। आप अनचार्ज पार्टिकल्स हैं या जैसे न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को आप साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सीलरेट नहीं करा सकते। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया कि साइक्लोट्रॉन का यूज लिमिटेड है, आप उसको सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सीलरेट कराने के लिए ही यूज करोगे। समझ आया?